दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करेंगे राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 27। इसमें हम संघीय सरकार यानी कार्यपालिका और उसके प्रमुख अंगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास सेट। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लोकसभा के स्पीकर द्वारा, भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित कराया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो उत्तर है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए कितने वर्ष की आयु में कोई भारत का नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये अवधि है आपकी, देखिए लोकसभा सदस्य बनने की जो योग्यता है दोस्तों, वही भारत के प्रधानमंत्री बनने की भी न्यूनतम आयु सीमा हो जाएगी। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। तो उत्तर है ये हैं राष्ट्रपति वी गिरी यानी वाराह वेंकट गिरी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करते हैं। तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, ये कथन किस पर लागू होता है। तो उत्तर है राष्ट्रपति पर यह कथन लागू होता है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का औपचारिक प्रधान होता है। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व को करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। देखिए उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त में। तो सही उत्तर है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं कि वो राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है और वो राज्यसभा का जो है बैठकों की सभापतित्व करता है। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय सरकार को जाना जाता है किस नाम से। तो उत्तर है उत्तरदायी सरकार। देखिए भारत में जो संसदीय सरकार है उसको उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए इसको उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है। तो ये अवधि दोस्तों 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है, यदि संसद का कोई सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना चाहता है या शुरुआत करना चाहता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है। तो उत्तर है अनुच्छेद 13 में। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 13 में जहां से मूल अधिकार शुरू होते हैं यानी अनुच्छेद 12 से 13 में जो है ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। तो ये अधिकार राष्ट्रपति को है, जो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित या शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है दोस्तों राष्ट्रपति को और उनकी अवधि से। तो देखिए फखरुद्दीन अली अहमद ये आपका 1974 से 1977 भारत के राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीव रेड्डी ये 1977 से 1982। इसके अलावा आप देख सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 और बीबी गिरी 1969 से 1974। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, ये धारणा क्या कहलाती है? तो ये धारणा बैठ जाना कहलाती है। अगला प्रश्न है देखिए, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्तियों में क्या शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो क्या है? ऑप्शन क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। ये इतनी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में शामिल है। रोक और निरंतरता ये आपके शामिल नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि क्या शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा 6 और 7 इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ये केवल मूल क्षेत्राधिकार रखती है, ये सही नहीं है। यह केवल अपीली क्षेत्राधिकार रखती है, ये भी सही नहीं है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखती है, या फिर यह मूल, अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखती है। तो सही है ऑप्शन डी। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय या भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, ये मूल, अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है? तो ये होता है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। वो संसद का सदस्य हुए बिना भी संसद की किसी बैठक में, किसी सदन के दोनों बैठकों में, सदनों में भाग ले सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति को औपचारिक और विधिक अधिकार और इसके अलावा संवैधानिक और नाम मात्र के अधिकार प्राप्त हैं। तो 2 और 4 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को वास्तविक और लोकप्रिय और राजनीतिक और नाम मात्र के अधिकार नहीं, बल्कि औपचारिक और विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र के अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, वो कौन है? तो ये हैं ऑप्शन बी, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी दोस्तों, यहाँ पर ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको भी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार 70वें यानी 70th संविधान संशोधन द्वारा अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया है? तो इन समितियों की कुल संख्या है 24। तो याद रखिएगा, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित 24 समितियों का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा या फिलासफर किंग के रूप में जाना जाता है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को दोस्तों दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन है देखिए, जस्टिस MC महाजन, जस्टिस M हिदायतुल्ला, जस्टिस PN भगवती या जस्टिस VK मुखर्जी। तो सही उत्तर है जस्टिस M हिदायतुल्ला ने दोस्तों। ये ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू क्या दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? दोस्तों, न्यायिक पुनरीक्षण ये दर्शाता है कि एक तो न्यायालय अपने दिए गए निर्णयों में खुद संशोधन कर सकता है, और दूसरी चीज़ राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है उसके वैधता का परीक्षण करने के बाद। तो सही उत्तर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, न्यायिक पुनरीक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? यहाँ पर देखिए, भारत के महान्यायवादी की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, राज्य के राज्यपाल की या उपरोक्त सभी की? तो सही उत्तर उपरोक्त सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो देखिए, संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों का मत या संसदीय परिनियम? तो सही उत्तर है न्यायिक व्याख्या। दोस्तों, संविधान की मूल संरचना जो सिद्धांत है, ये संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन विभिन्न वादों में जो है न्यायिक व्याख्या के क्रम में संविधान की मूल संरचना या फंडामेंटल स्ट्रक्चर का प्रावधान आया, और 1973 के केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना में नहीं।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो स्वीकार करे ही। आपातकालीन शक्तियां हैं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाने की शक्ति है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो बी, सी, डी और सही है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना ही चाहिए, ये आपका पूरी तरह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। ये आपका सही नहीं, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति आप जानते हैं राष्ट्रपति में निहित है। दूसरा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये सही है आपका। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। और चौथा कथन है कि ये आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन के सदस्य हों। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2, 3, 4 आपके सही हैं। 2 ऑप्शन है, देख लेते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही हैं। आप कथन 1 गलत है, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं बल्कि राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य 6 माह का अंतर होगा। दूसरा है कि सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, राज्यसभा का विघटन कर सकेगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। तो देखिए, ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है कि राज्यसभा का विघटन कर सकेगा। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है और राष्ट्रपति को ये पावर भी नहीं है दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है, तो वो राज्यसभा का विघटन कर सकेगा। ये जो प्रावधान है ये राष्ट्रपति के पास नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रत्येक एमएलए यानी विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग होता है, ये सही है। उत्तर प्रदेश में विधायक के मत का मूल्य सर्वाधिक होता है। दूसरा है कि लोकसभा के सभी सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सभी सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, कथन 1 और 2 आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। ये व्याख्या किस अनुच्छेद में है? देखिए, 56, 57, 53, 54, 58, 59 या अनुच्छेद 65, 66 में। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 56, 57 में ये व्याख्या है कि भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का भी पात्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? आपको बताना है। वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की। तो इसमें देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, योजना आयोग के अध्यक्ष की नहीं, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ये है दोस्तों संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 143, यानी अनुच्छेद 143 के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति संविधान देता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उत्तर है भारत के राष्ट्रपति दोस्तों उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं।
अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, क्योंकि कारण कथन की सही व्याख्या या स्पष्टीकरण करता है। राष्ट्रपति आप जानते हैं, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है, इसलिए राष्ट्रपति भी संसद का भाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी.एस. शेखावत यानी भैरों सिंह शेखावत या फखरुद्दीन अली अहमद। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो यह है अनुच्छेद 57। इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको किनको संसद के पटल पर रखवाए? देखिए क्या क्या है, संघ वित्त आयोग की सिफारिशें, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो सही उत्तर है, राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है दोस्तों कि वो संघ वित्त आयोग की सिफारिश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन यानी 1, 3, 4 इन तीनों जो है आयोग और समितियों के प्रतिवेदन को, इनको ये कर्तव्य है कि वो संसद के पटल पे उनकी रिपोर्ट को रखवाएं। अगला प्रश्न है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के बारे में उपबंध कर सकता है, किस अनुच्छेद में ये वर्णित है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 160 यानी ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो सही उत्तर है, भारत के राष्ट्रपति को किसी भी जाति या जनजाति को पिछड़ी जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय के संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना या किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। तो इनमें से कौन कौन सी राष्ट्रपति की जो है स्वविवेकी शक्तियां हैं? तो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना, दूसरा किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये भी राष्ट्रपति के विवेकाधिकार की शक्ति है, और इसके अलावा किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कहना, ये, और किसी विषय से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री के लिए कहना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3, 6, 7 और 8 देख लेते हैं। 3, 6, 7 और 8 ऑप्शन डी ये राष्ट्रपति की विवेकाधिकार की शक्तियां हैं या स्वविवेकी शक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वो कौन सा था? तो ये था दोस्तों भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ज्ञानी जैल सिंह के समय में ये विधेयक लाया गया था और इस मामले में राष्ट्रपति ने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व ही उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाना चाहिए, सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, ये भी सही है। और निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों निर्वाचक मंडल अपूर्ण रहने पर भी राष्ट्रपति के चुनाव को स्थगित नहीं किया जाएगा। तो ये दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000 की जनसंख्या से किया जाता है। और एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्यांकन सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य और निर्वाचित संसद के सदस्यों की कुल संख्या से निर्धारित होता है। और तीसरा है, आखिरी चुनाव में 4896 मतदाता थे। और इन कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों, ये तीनों ही कथन सही हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संबंध में जो फार्मूला दिया गया है, और आखिरी चुनाव यानी 2017 में जो हमारा आखिरी चुनाव हुआ है दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए, इसमें कुल 4896 मतदाता थे। तो इसमें 776 मतदाता सांसद थे लोकसभा और राज्यसभा से, और 4120 विधायक थे, राज्यों से निर्वाचित विधायक जो थे। तो इसमें तीनों कथन ही सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। सही है। कारण है कि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। तो देखिए, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित तो हैं ही, लेकिन ये इसका जो कथन है वो सही स्पष्टीकरण नहीं करता है कारण। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ये है अनुच्छेद दोस्तों 111। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 111 जो है, इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? राजस्थान, उड़ीसा, बिहार या मध्य प्रदेश? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश में, जहां पर अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं कैसे? तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा? तो सही उत्तर है मंत्रियों के द्वारा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या जरूरी नहीं है? पहला है कि वह 35 वर्ष का हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो या देश का नागरिक हो। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं है भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो उत्तर है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा यानी सिफारिश पर भंग कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? आपको बताना है। साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो सही उत्तर है दोस्तों, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना। ये संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार या जेबी वीटो कहा जाता है? तो ये थे दोस्तों भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, और डाकघर संशोधन बिल के मामले में इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में या केवल राज्यसभा में? तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को, देखिए ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पारित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त पद पर रहे हों।
तो सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीवी गिरी। ये दोनों महानुभाव दोस्तों राष्ट्रपति बनने से पूर्व उच्चायुक्त पद पर रहे थे। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, सही है। इसके अलावा उसके पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं है, ये भी सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में ये चारों ही कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह यहाँ पर दिए गए हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। तो ये हैं दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद भी संभाला है। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है, और कारण है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं। पहला है कि मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, सही है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, सही है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये सही नहीं है। तो दोस्तों मंत्रिमंडल सचिवालय या कैबिनेट सेक्रेटरीट का कार्य जो है वो मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना और मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करना है। तो इसमें 1 और 2 सही है, 3 आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। तो सही उत्तर है 1993 यानी 1993 में। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 1952 में स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया था। अगला प्रश्न है दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, ये सही है। और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरस्तावित किया जा सकता है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो ये है अनुच्छेद 257। इसमें ये व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन पैदा न हो, न ही उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित करना है। तो ए का तीसरा 1999 से 2004 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके अलावा देखिए ए का चौथा हो गया, ए का तीसरा हो गया, बी का हो जाएगा देखिए 1989-90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इसके अलावा सी का दोस्तों 1990-91 में ये चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। 1996-97 में कौन था दोस्तों, ये थे देवगौड़ा, HD देवगौड़ा। और 1997-98 में इंद्र कुमार गुजराल यानी के गुजराल, ये भारत के प्रधानमंत्री थे। तो सही सुमेलन हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 5, 2, 1, 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा है कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और तीसरा है विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो इसमें कथन 2 और 3 आपके सही हैं दोस्तों। देखिए 2 और 3 आपके सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो महत्वपूर्ण है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा वही है जो कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए है। तो ये है 25 वर्ष।
अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ? देखिए, आप जानते भी हैं, ये जीके के मनोरंजन वाले प्रश्नों में आता है कि चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए। अगला प्रश्न है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो ये हैं लोकसभा के। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला प्रश्न, और आज के टेस्ट सीरीज का या आज के अभ्यास सेट का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किसके दायित्वों का? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में भारत के प्रधानमंत्री के कार्य और दायित्वों का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने अध्यायवार प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।